मोहब्बत के जुनून को दुनिया में सबसे बड़ा जुनून कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा क्या होना कि अपने ही परिवार के खिलाफ जाना पड़े। उस प्यार का भला क्या ही कीमत रह जाएगी जो अपने परिवार वालों के लाश पर से निकले। लेकिन ऐसा हुआ भी और पूरी दुनिया ने यह देखा भी। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव का। यहाँ पर शबनम नाम की एक लड़की ने अपने आशिक सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो भी सिर्फ इसीलिए कि शबनम का परिवार उसके प्यार के खिलाफ था और वे नहीं चाहते थे कि शबनम की शादी सलीम से हो। क्यों, कैसे और किस तरह से घटती है यह पूरी घटना, अभी कहाँ है शबनम और सलीम, आइए देखते हैं कहानी क्राइम के सीरीज के आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ा गांव में शबनम के पिता शौकत मियां की बड़ी इज्जत थी। वह इसीलिए क्योंकि वह कॉलेज में लेक्चरर थे, इसीलिए गांव में किसी को भी कोई आवश्यकता होती तो वह उनके पास आ जाते, लोगों का काम हो जाता था और शौकत मियां के नाम में इजाफा। शबनम का 2 भाई भी था, एक भाई इंजीनियरिंग और दूसरा भाई MBA कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से और फिर भूगोल से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुकी थी। शबनम डबल MA कर चुकी थी और वह अपने अब्बू की तरह ही लेक्चरर बनना चाहती थी। लेकिन समय का पहिया घूमा और शबनम को प्यार हो गया। इस शबनम को बावनखेड़ा गांव के ही एक लड़का से प्यार हो गया जिसका नाम था सलीम। सलीम की तालीम अच्छी नहीं थी और वह 5वीं फेल था। सलीम और शबनम दोनों परिवार से छिपकर एक दूसरे से मिलने लगे। जब दोनों मिले तो फिजिकल रिलेशन भी बना और इसी दौरान शबनम गर्भवती हो गई। दोनों को शादी करनी थी, इसीलिए शबनम ने इस बात को अपने परिवार में रखा। यह परिवार काफ़ी शिक्षित, प्रतिष्ठित और नए ख्यालों का था, इसीलिए शबनम को लगा कि उनकी यह बात यहाँ पर मान ली जाएगी। लेकिन जैसे ही यह बात परिवार में छेड़ी गई, वैसे ही लेक्चरर साहब शौकत मियां नाराज हो गए और इस रिश्ते पर ऐतराज़ जताया। ऐतराज़ जताने वालों में अकेले शौकत मियां ही नहीं थे, बल्कि उनके दोनों भाई भी थे। इसके बाद शबनम ने सभी को समझाने की पूरी कोशिश की। उसने सबको यह बताया कि सलीम अच्छा है और मेहनती है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह मुझसे प्यार करता है। लेकिन उस परिवार में किसी ने भी शबनम की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब शबनम ज़्यादा हठ करने लगी तो परिवार भी अपनी जिद पर अड़ गया कि वह सलीम को भूल जाए। बस फिर क्या था, शबनम के सिर पर अब खून सवार हो चुका था। उसने मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह करके घर बसाया जा सकता है। इसीलिए एक दिन मौका देखकर उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीदकर उसे दे दिया। 14 अप्रैल 2008 की सुबह तक परिवार के सभी लोग घर पर ही थे। दोपहर में दोनों भाई जहां रहते थे वहां के लिए निकल चुके थे। यह बात शबनम को मालूम नहीं थी। जैसे ही शबनम को यह बात मालूम चली, उसने तुरंत ही दोनों भाइयों को फ़ोन करते हुए कहा, आप लोग जहां भी पहुंचे हैं वहां से वापस आ जाइए, आज घर पर रुकिए और कल निकल जाइएगा। आज मेरी बात मान लीजिए और मत जाइए। भाइयों ने शबनम की बात मान ली और घर वापस आ गए। शबनम के घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। उसी समय शबनम ने पूछा कि चाय कौन कौन पिएगा। सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। शबनम ने उबलती चाय में जहर की पुड़िया खोली और मिला दी। सभी को चाय दी, लेकिन खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में गए, जहां उनका दम घुटने लगा और लगभग बेहोश हो गए या फिर मर ही गए। लेकिन शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसलिए उसने सलीम को फ़ोन करके बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया। शबनम के कहने पर उसने सबसे पहले शौकत के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद माँ पर, फिर दोनों भाइयों पर, इसके बाद भाभी और मौसी की लड़की को भी कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में एक तालाब दिखा, उसी में वह कुल्हाड़ी फेंक दिया। उसी समय सलीम के फ़ोन की घंटी बजी। दूसरे साइड शबनम थी। उसने कहा, वापस चले आओ, एक भतीजा अभी जिंदा है। सलीम बोला, अब मैं नहीं आऊँगा, तुम ही खत्म करो। शबनम ने अपने 11 माह के भतीजे का गला उस समय तक दबाए रखा जब तक कि वह हमेशा के लिए सो नहीं गया। वो कहा जाता है ना कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले उसका विवेक मर जाता है। शबनम के साथ भी यही हुआ था। इन सभी घटनाओं को अंजाम देने के बाद रात करीब 2 बजे वह दहाड़े मारकर रोने लगी। आसपास के लोग आ गए।
शबनम ने कहा, घर में लुटेरे आ गए थे और उन्होंने सबको मार दिया। मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। 4 कमरों के घरों में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। कुल 7 लोग इस घटना के जद में आए थे। शबनम के अब्बू और अम्मी, उसके दोनों भाई, उसकी भाभी, उसकी मौसी की बेटी और उसका 11 महीने का एक भतीजा। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ होते हुए यह बात दिल्ली तक पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे और फोरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। यूं एक तरफ पुलिस उन लुटेरों की खोजबीन में लग जाती है और दूसरी तरफ जांच और पोस्टमार्टम भी करवा लेती है। उस दिन के कॉल डिटेल्स भी निकाले जाते हैं। लुटेरे तो नहीं मिलते, लेकिन बाकी की जांच से निकल कर आता है इन काले कारनामों का घिनौना सच। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। तब पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं दिखाया। मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसीलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो उनकी जान जा चुकी थी या फिर वह बेहोश हो चुके थे। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को यही पहला पॉइंट मिल गया। जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम कैसे होश में थी? उस वक्त जो हालात थे उसमें कुछ भी पूछताछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए आरपी गुप्ता ने सबूत जुटाना जारी रखा। साथ ही जो कत्ल का उद्देश्य शबनम बता रही थी, यानी कि लूटपाट, ऐसा पूरे घर में कुछ भी नहीं पाया गया था। इस घटना के 2 दिन बाद जब शबनम से पूछताछ शुरू हुई तो उसने रोते हुए बताया कि छत के जरिए बदमाश घर में घुसे थे। यह पहली ही लाइन उस समय झूठी साबित हो गई जब पता चला कि छत पर जा रही सीढ़ी का दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर लुटेरे अंदर आ कैसे सकते थे? इसीलिए अब पुलिस की नज़र में यह केस बिल्कुल सुलझता हुआ दिख रहा था और हर एक बयान के बाद शबनम आरोपी बनती हुई दिखाई दे रही थी। अब पुलिस के पास कॉल डिटेल्स भी आ चुकी थी। घटना की रात शबनम की एक ही नंबर पर कई बार बात हुई। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो जिस समय में इस घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद भी शबनम की उस नंबर पर बात हुई थी। अब पुलिस लगभग निश्चिंत ही हो चुकी थी कि बस जो है सो शबनम ही है। ये केस रातों रात इतना हाई प्रोफाइल बन चुका था कि अगले ही दिन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती शबनम से मिलने और उसे सांत्वना देने पहुंच गई। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए मुख्यमंत्री ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान वह पहले से कर चुकी थी। हालांकि घटनास्थल पर मामले की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील की। चूंकि उन्हें शबनम पर शक था तो उन्होंने कहा कि आप हमें 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिए, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, इसके बाद आप मुआवजा दे दीजिएगा। जिस एक इंसान के साथ शबनम उस रात लगातार कॉल कर रही थी वह दरअसल सलीम ही था। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आरपी गुप्ता सलीम को पूछताछ के लिए उठाने ही वाले थे कि खबर मिली कि उससे घटना के अगले ही दिन शक के बिना पर पूछताछ हुई थी और पुलिस ने उसे क्लीन चिट भी दे दिया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2008 को उन्होंने सलीम को फिर से उठाया और पूछताछ के लिए सख्ती का सहारा लिया। सलीम टूट गया और बता दिया कि ये सारे मर्डर्स उसने ही की है। सबूत के तौर पर उसने मर्डर में इस्तेमाल किया गया कुल्हाड़ी के बारे में भी बताया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब पुलिस शबनम को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसे पहले वह हत्या में शामिल होने से मना करती रही। उसी समय सलीम बोला कि मैंने सब बता दिया है, अब तुम भी स्वीकार कर लो। शबनम रो पड़ी। इस तरह से यह केस पूरी तरह से सुलझ गया। हालांकि पुलिस ने इसके पहले ही शबनम की कॉल डिटेल्स को निकलवा लिया था, जिसमें पता चल चुका था कि मर्डर के 5 मिनट पहले और मर्डर के 10 मिनट के बाद शबनम ने सलीम को फ़ोन किया था। पूरे महीने में 50 से ज़्यादा बार शबनम और सलीम की बात हुई थी। पुलिस को आरोपी के जरिए सच सुनना था, इसीलिए शबनम से पूछताछ की गई। ये पूरा केस पानी की तरह साफ हो चुका था। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। जज SAA हुसैनी ने कहा, इससे ज़्यादा जघन्य कत्लेआम नहीं हो सकता था। पुलिस ने जिस तरह से इस केस को सुलझाया उस तरह से मैंने अपने पूरे जीवन में जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफ़ी की उम्मीद थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए।
लेकिन वहाँ भी फांसी की सजा बरकरार रही। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दांव आजमा लिए, लेकिन कहीं भी माफ़ी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसे उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। शबनम के वकील सहर नकवी ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक चिट्ठी लिखा। उसमें उन्होंने कहा, आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी, अतः शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दीजिए। राज्यपाल ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया है, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। अगर अभी की बात करें तो सलीम नैनी जेल में और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इस केस से जुड़ी सबसे अहम और दिलचस्प बात तो हम आपको अब बता रहे हैं। अप्रैल 2008 में जब यह घटना घटी, उस समय शबनम 2 माह की गर्भवती थी। जब शबनम को जेल हो गया, तब जेल में ही उसने एक बेटा को जन्म दिया। लगभग 6 साल तक वह जेल में ही रहा, लेकिन इसके बाद उसे एक जर्नलिस्ट और उसकी वाइफ ने कानूनी रूप से गोद ले लिया। ये वही जर्नलिस्ट हैं जिनके पास उनके पढ़ाई के दिनों में ट्यूशन का पैसा नहीं होता था, तो शबनम उसे वह रुपये देती थी। ऐसा समझ लीजिए कि वह जर्नलिस्ट बस शबनम का एहसान ही चुका रहे हैं। शबनम का बेटा अब लगभग 13 साल का हो चुका है। वह पत्रकार कहते हैं कि वह आज तक उस बच्चे को उसकी मां के गांव लेकर नहीं गए, बावनखेड़ी तो दूर अमरोहा तक लेकर नहीं गए। हम यहाँ पर जानबूझकर उस पत्रकार और उसकी पत्नी के नाम के साथ साथ उस बच्चे का नाम भी गुप्त रख रहे हैं, ताकि उनके प्राइवेसी को कोई खतरा ना हो। सोचिए, ये प्रेम का एक कैसा कुरूप चेहरा था कि एक 2 माह की गर्भवती ने एक के बाद एक अपने ही परिवार के कुल 7 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। बावनखेड़ा गांव बदल चुका है। लोग शबनम या सलीम को याद नहीं रखना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ बावनखेड़ा बल्कि आसपास के 4-5 गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया है। तो यही थी शबनम और सलीम की प्रेम कहानी, जिसने अपने परिवार के ही 7 लोगों को लील लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने सलाह और सुझाव हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोज़, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोज़ और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।